अच्छा जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 25 फ्रॉम बेले एंड लव विच इज़ न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड थेरेपी। ठीक है, चैप्टर नंबर 25 में विच इज़ अ पार्ट ऑफ पेरी ऑपरेटिव केयर। सबसे पहले इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखें। इस चैप्टर में हम जो है सीखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ पेरी ऑपरेटिव न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड फ्लूइड बैलेंस, the nutritional requirement of a surgical patient and effects of intestinal resection on nutrition। ठीक है, डॉगर से हम ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यानी ये सारे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसमें कॉजेज़ और कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी मेल न्यूट्रिशन की और उनकी फिर मैनेजमेंट किस तरह करनी है, ऑप्शंस फॉर न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन लाइक एंट्रल वर्सेस पैरेंटल सपोर्ट एंड देयर इंडिकेशंस। तो सबसे पहले इसने इंट्रोडक्शन समझाया है। इसने कहा है कि optimal nutritional status both pre and post operatively is key factor in reducing the peri-operative complications and improving the surgical outcome। ठीक है, यानी सबसे पहले इसने कहा है कि फेलियर ऑफ टू रिकोगनाइज द पेरी ऑपरेटिव मेल न्यूट्रिशन कैन अननेसेसरीली इंक्रीज द ऑपरेटिव रिस्क। आपने मेल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई नहीं किया तो और सर्जरी कर दी तो ऑपरेटिव रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है और रिकवरी भी स्लो हो जाती है। ठीक है, कुछ एब्डोमिनल ऑपरेशन जो है ना टेम्पररीली या परमानेंटली जीआई ट्रैक को क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है सर्जरी का। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल नाउ हैव बेटर असेसमेंट टूल्स और आजकल उनके पास डिलीवरी ऑप्शंस भी अच्छे हैं एंट्रल एंड पैरेंटल टू कलेक्ट द डेफिशिएंसीज क्विकली अंटिल द नॉर्मल फंक्शन रिटर्न्स। ठीक है, तो आगे इसने समझाया है कि फिगर जो यहाँ पे बनी हुई है 25.1, यहाँ पे एक क्लिनिकल फोटोग्राफ है, सिवियरली देखिए मेलनर्स्ड पेशेंट है। ठीक है, कैप्शन नोट्स एविडेंस ऑफ फैट एंड मसल वेस्टिंग हुई हुई है जो कि विजिबल है। इसकी प्रोमिनेंट रिब्स, कॉलर बोन्स और ये एक्सट्रीमली थिन देखिए इसकी लिम्स हैं। ठीक है, अब आ जाए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट। यहाँ पे इसने समझाया इस पैराग्राफ में कि किस तरह से बॉडी जो है वो अडेप्ट करती है टू लैक ऑफ फूड, यानी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू फास्टिंग या स्टारवेशन। सबसे पहले देखिए ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस हमारी जो बॉडी होती है वो मस्ट मेंटेन अ ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर द ब्रेन, हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए और हमारे रीनल मेड्यूला के लिए। तो शॉर्ट टर्म फास्टिंग में जैसे ही इंसुलिन अगर फाल करती है और ग्लूकागोन बढ़ेगा तो हमारी बॉडी जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस परफॉर्म करती है, हमें पता है, यानी ग्लाइकोजन जो हमारे लिवर में और मसल में स्टोर हुआ हुआ है उसको ब्रेक डाउन करके यूज़ करेगी फॉर द एनर्जी। कोरी साइकिल में लैक्टेट बनता है हमारे स्केलेटल मसल से और वही लैक्टेट फिर कन्वर्ट होता है बैक टू द ग्लूकोज। ठीक है, लॉन्गर फास्टिंग 24 से 40 घंटों तक की अगर फास्टिंग है तो उसमें अब ये ग्लाइकोजन वाला रिजर्व भी तो ख़त्म हो जाएगा, सारा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसमें जो है ना बॉडी फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगी। पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से वो ग्लूकोज खुद बनाएगी। तो उसके प्रीकर्सर्स क्या हैं, कैसे बनाएगी वो ग्लूकोज? वो प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड हैं जैसे ग्लूटामीन, एलानिन, एज वेल एज जो कार्बोहाइड्रेट में से जो फ्रक्टोज है, ग्लाइसरोल, लैक्टेट, इनको यूज़ करके अब वो ग्लूकोज बनाएगी। ठीक है, यूजेस एज अ प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन। आगे फिर इसने समझाया है कि द जनरेशन ऑफ अमाइनो एसिड अकर फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म ऑफ स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल टूटता है उसमें से अमाइनो एसिड बनता है, तो अमाउंट अप टू 75 ग्राम पर डे फॉर द एवरेज साइज इंडिविजुअल अंडर कंडीशन ऑफ इवन मोर प्रोलॉन्ग फास्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 48 आवर्स से ज़्यादा की फास्टिंग है तो उसमें बॉडी शिफ्ट करेगी टू लाइपोलाइसिस, यानी अब वो फैट स्टोर्स को तोड़ना शुरू करेगी। उन फैट स्टोर्स टूटेंगे तो उनमें से ग्लाइसरोल और फैटी एसिड बनेंगे। अब फैटी एसिड जो है वो हमें पता है कि वो कीटोन्स में कन्वर्ट होंगे और फिर वो प्राइमरी सोर्स बनेंगे फॉर द मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मसल ब्रेकडाउन, यानी अब वो फैट टूटेगा, मसल नहीं टूटेगा फिर पेशेंट का, और फिर फैट ब्रेकडाउन के ज़रिए उसको ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, अच्छा एनर्जी एक्सपेंडिचर, रेस्टिंग जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ होगा। उसका मैकेनिज्म क्या है कि इनएक्टिव थायरोक्सिन यानी T4 की कन्वर्जन इनटू T3 कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी रेट चेंज कितना है, ड्रॉप फ्रॉम 25 टू 30 किलो कैलोरीज हमारा होता है बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो ड्रॉप कर जाएगा 15 टू 20 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे। ठीक है, किलो कैलोरीज पर केजी पर डे। ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट की बात करें तो डिस्पाइट द एडाप्टेशन बॉडी स्टिल रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डे ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग, भी उसको 200 ग्राम जितना चाहिए। ठीक है, अब ये समरी बॉक्स 25.1 है, यहाँ पे इसने कुछ की फीचर्स लिखे हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि अगर लो प्लाज्मा इंसुलिन और हाई प्लाज्मा ग्लूकागोन हो जाता है स्टारवेशन में
ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का। इंसुलिन लो हो जाएगा, ग्लूकागोन बढ़ेगा, लिवर से हेपेटिक जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, प्रोटीन टूटेगा, कैटाबॉलिज्म होगा प्रोटीन का, फिर एडाप्टिव कीटोजेनेसिस होगी अगर 48 के ज़्यादा है घंटों से ज़्यादा फास्टिंग। ओवरऑल प्रोटीन कम हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन होगी, कम हो जाएगी। दैट्स इट। अब आ जाएँ मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा एंड सेप्सिस। यानी यहाँ पर इसने समझाया है कि अनलाइक द स्टारवेशन, जो ट्रॉमा या सेप्सिस में जो रिस्पॉन्स होता है ना वो हाइपर मेटाबॉलिक होता है। वो ना इन्फ्लामेटरी ट्रिगर्स से जो है वो ड्राइवन होता है, पेन, हाइपोक्सिया, टिश्यू डैमेज। तो सबसे पहले रैपिड राइज आएगी सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, जैसे हमारे कैटेकोलामीन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब बढ़ेंगे, हार्मोन सर्ज होगी। फिर अब इस हालमार्क इस स्टेट का होता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस, यानी प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस और स्ट्रेस हार्मोन ना हाइपर ग्लाइसीमिया करवाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगा, पेरिफेरल ग्लाइकोलाइसिस भी हो रही है, और GLUT4 की इम्पेयरमेंट करवाएंगे, GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ठीक है। तो ग्लूकोज मसल सेल्स में कम जाएगा। अब दूसरा मसल वेस्टिंग, अब क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस है तो बॉडी ग्लूकोज को इफेक्टिवली यूज़ ही नहीं करी, तो मसल टूटना शुरू होगा और फिर अमाइनो एसिड्स टूटेंगे ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोज बने। तो ये जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा बाय सिंपली प्रोवाइडिंग ग्लूकोज, ठीक है। यही सारा इसने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। समरी बॉक्स में इसने बताया है कि इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट अप टू 40 किलो कैलोरीज, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा एंड सेप्सिस में 40 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे हो जाती है। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म हो रहा है। एडेप्टिव कीटोजेनेसिस लॉस हो जाएगी, फ्लूइड रिटेंशन होगी विथ हाइपोएल्बुमिनेमिया। अच्छा, सर्जरी एंड क्लिनिकल इंटरवेंशन कह रहा है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू सर्जरी कॉम्बिनेशन होता है फास्टिंग का और स्ट्रेस इंड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके कुछ रिस्क फैक्टर है, जिसकी सर्जरी हुई अगर उसको पहले से ही कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, वर्सन पेरी ऑपरेटिव इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ सीवियर इन्फेक्शन। तो उसके लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं कि आपने प्री ऑपरेटिवली ऑपरेशन से पहले हाई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक देने होते हैं ताकि उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव हो, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात डिस्कस की थी। और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है जिसमें लेस इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रिगर होती है देन द ओपन सर्जरी। अर्ली मोबिलाइजेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब आ जाए न्यूट्रिशनल असेसमेंट पे। यहाँ पर इसने समझाया है कि असेसमेंट जो है वो आप पेशेंट की कैटेगराइज करते हो ABCD एक्रोनिम के जरिए, यानी इसकी एंथ्रोपोमेट्री करते हो, बायोकेमिस्ट्री, C से क्लिनिकल एवेल्यूशन, D से डाइटरी असेसमेंट। एंथ्रोपोमेट्री में ये एज अ सरोगेट यूज़ होता है फॉर द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड बॉडी कंपोजिशन। उसमें कुछ की पैरामीटर आपको पता है कि एक होता है वेट और परसेंटेज वेट चेंज, दूसरा है BMI को आप वेट को डिवाइड करते हो हाइट इन मीटर स्क्वायर, जबकि वेट ऊपर केजी में होता है। इसके अलावा यानी इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई ना, तो क्या क्या पैरामीटर आ गए एंथ्रोपोमेट्री में, आपने वेट करना होता है चेक, और परसेंटेज वेट चेंज, दूसरा BMI, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस आ गया, स्किन फोल्ड थिकनेस और मिड आर्म मसल सर्कमफेरेंस MAMC। अच्छा जी, उसके बाद से यहाँ पे समझाया है कि डिस्कस कर रहे थे हम एंथ्रोपोमेट्री, तो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है MOAC, दूसरा MAMC यानी मिड आर्म मसल सर्कमफेरेंस। ये फॉर्मूला होता है टू एस्टिमेट द प्रोटीन स्टोर। देखिए BMI और वेट लॉस, अगर BMI 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है या सिग्निफिकेंट अनइंटेंशनल वेट लॉस हुआ है, यानी मोर देन 10% वेट लॉस हुआ हो ओवर 3 to 6 मंथ, तो ये मेजर रेड फ्लैग होते हैं फॉर द मेल न्यूट्रिशन। लेकिन हाँ यहाँ पर इसने वार्न किया है कि क्रिटिकली जो इल पेशेंट हैं उनमें फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा जो है वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेट कर सकता है वेट को आर्टिफिशियली, तो ये लेस रिलायबल नंबर है। अब बायोकेमिकल मार्कर में डॉक्टर जो है ना वो कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे एल्बुमिन, अगर लो एल्बुमिन के लेवल है, हाइपो एल्बुमिनीमिया, तो वो मेल न्यूट्रिशन के साथ कोरिलेट करता है, ठीक है। और दूसरा इसने यहाँ पे समझाया है कि बट सिंस एल्बुमिन आल्सो ड्रॉप ड्यू टू द इन्फ्लामेशन या फ्लूइड शिफ्ट की वजह से भी तो एल्बुमिन ड्रॉप करता है, तो ये भी एक परफेक्ट स्टैंड अलोन टेस्ट नहीं है। दूसरा इन्फ्लामेटरी मार्कर जैसे C रिएक्टिव प्रोटीन और वाइट सेल काउंट, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करें, और ये माइट बी ड्रेनिंग द बॉडीज एनर्जी, उसकी वजह से मे बी पेशेंट जो है उसका BMI कम है। दूसरा पैरामीटर इलेक्ट्रोलाइट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, आप सोडियम और यूरिया चेक करते हो किडनी हेल्थ के लिए, वाइल कैल्शियम और फॉस्फेट जो है चेक करते हैं टू प्रिवेंट द रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग में आपको बताया डेंजरस शिफ्ट जो आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स में व्हेन द स्टार्टिंग न्यूट्रिशन इन अ स्टार्व्ड पेशेंट। क्लिनिकल इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, यहाँ पर इसने कहा है कि ये फिजिकल और हिस्ट्री पार्ट होता है असेसमेंट का। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों पेशेंट जो है वो मेल नरिश हो सकता है,
उसमें सिम्टम डॉक्टर जो जीआई इश्यूज़ के लिए देखेगा, जैसे नौशा तो नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग, अर्ली फुलनेस, सेटाइटी या डिफ़िकल्टी तो नहीं उसको स्वालोइंग की, वजह क्या है मेल न्यूट्रिशन की, क्यों ऐसा मेल नरिश्ड। मेडिकल हिस्ट्री लेगा कंडीशन जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ की, लिवर डिजीज़, क्योंकि ये भी ईटिंग और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती हैं। इसी तरह न्यूरोलॉजिकल फैक्टर के लिए देखेगा कि कहीं पार्किंसन तो नहीं है या स्ट्रोक वगैरह जिसकी वजह से वो खाने में डिफ़िकल्टी है। अब्जॉर्प्शन का तो अंदर मसला नहीं, जैसे शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, तो इसका मतलब खा तो रहा है लेकिन वो बॉडी उसको न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो ये सारी हिस्ट्री असेसमेंट आ जाएगी, क्लिनिकल एवेल्यूएशन में आ गया। अगला कंपोनेंट होता है डाइटरी असेसमेंट टूल। यहाँ पर हमने इसने एक्सप्लेन किया कि हाउ टू मेजर व्हाट पेशेंट इज़ एक्चुअली कंज्यूमिंग, एक्चुअली वो कंज्यूम कर क्या रहा है। तो उसमें कैलोरी काउंटिंग सबसे पहले आती है, यानी इनटेक आप उसका एस्टिमेट करोगे वी आर द फूड डायरीज। टिपिकल हेल्दी गोल कितना होता है, 25 to 35 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ द लीन बॉडी वेट एडजस्टेड फॉर द स्ट्रेस एंड एक्टिविटी। इसमें यहाँ पे इसने 5 डे रूल बताया कि अगर पेशेंट ने खाया नहीं है या इज़ एक्सपेक्टेड टू ईट फॉर मोर देन 5 डेज़ तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट जैसे आईवी फीडिंग या फिर आप ट्यूब फीडिंग उसको लगा लोगे, ठीक है, उसने नहीं खाया 5 डेज़ तक। और मस्ट टूल क्या है, मेल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू क्विकली आइडेंटिफाई एट रिस्क पेशेंट्स इन बोथ हॉस्पिटल्स एंड इन द कम्युनिटी। देन अगला पैराग्राफ आता है इसका, ठीक है, यहाँ पे ये फिगर बनी हुई है जिसमें इसने मेल न्यूट्रिशन का यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल होता है, ये एक स्टैंडर्डाइज जो है वो तरीका होता है टू क्विकली आइडेंटिफाई द एट रिस्क पेशेंट्स कौन से हैं, दोनों हॉस्पिटल में भी और कम्युनिटी में भी, उनको आइडेंटिफाई करने का है, ठीक है। तो इसमें मैं अगर आपको दिखाऊँ, उसने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले देखें फिगर में, ये एक्चुअली एक 5 स्टेप स्क्रीनिंग टूल होता है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज़ करते हैं ताकि उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेल नरिश्ड हैं या रिस्क पे हैं फॉर द मेल न्यूट्रिशन। तो 3 स्कोरिंग क्राइटेरिया है। टू डिटरमाइन अ पेशेंट रिस्क लेवल यू मस्ट फर्स्ट कैलकुलेट द स्कोर फॉर 3 स्पेसिफिक एरिया। एक तो आपने उसका BMI करना है, ठीक है, kg/m² में, करंट उसका BMI अभी कितना है। दूसरा आप उसका देखोगे कि अगर वो लॉजिक स्कोर उसने बताया है कि 0 दोगे उसको, 0, 1 या 2, अगर वो मोर देन 20 है तो उसको 0 दो, अगर वो 18.5 to 20 आ रहा है उसका BMI तो उसको 2 स्कोर दो, लेकिन अगर 18.5 से भी कम आ रहा है तो उसको आपने 1 दो, अगर 18.5 से भी कम है तो वो 2 दोगे, ठीक है। दूसरा आता है उसका वेट लॉस। वेट लॉस में आपने ये करना है कि परसेंटेज ऑफ वेट लॉस अनइंटेंशनली कितना हुआ है उसके पिछले 3 से 6 माह के अंदर, अनइंटेंशनल। अगर वो 5% से कम हुआ है वेट लॉस तो 0, 5 से 10% हुआ है 1 स्कोर, 10 से ज़्यादा हो गया है तो फिर 2 स्कोर। तीसरा आप उसका अक्यूट डिजीज़ के लिए, अगर पेशेंट अक्यूटली इल है, अक्यूटली अभी इल है एंड देयर हैज़ बीन और इज़ लाइकली टू बी इल हो सकता है, तो नो न्यूट्रिशनल इनटेक फॉर मोर देन 5 days। यानी इफ़ द पेशेंट इज़ अक्यूटली इल एंड देयर हैज़ बीन नो न्यूट्रिशनल इनटेक, उसका 5 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया नहीं रहा, तो फिर उस केस में फिर आपने जो है इसको ऐड करने हैं 2 पॉइंट इफ़ दिस अप्लाइज, 2 पॉइंट ऐड करने। अब आप वंस स्कोर फ्रॉम 3 कैटेगरी अबव यू ऐड देम टुगेदर टू फाइंड द ओवरऑल रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। स्कोर अगर 0 है तो लो रिस्क है, यानी उसमें फिर आपने रूटीन क्लिनिकल केयर करनी है, स्क्रीनिंग करनी है रिपीटेड पीरियोडिकली, वीकली इन द हॉस्पिटल, मंथली इन द केयर होम, एनुअली इन द कम्युनिटी। 1 स्कोर आ रहा है तो मीडियम रिस्क है, उसको ऑब्जर्व करना है। स्टाफ शुड डॉक्यूमेंट अ डाइटरी इनटेक ऑफ 3 day, इफ़ नो इम्प्रूवमेंट क्लिनिकल इंटरवेंशन में भी नीडेड। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्कोर आ गया तो वो हाई रिस्क है, उसमें ट्रीट करना होगा, डाइटिशियन को रेफरल करना होगा, फ्लूड या फूड फोर्टिफिकेशन करनी होगी, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव मेजरमेंट्स हैं, फाइन प्रिंट उसने बताए हैं थोड़े से। कह रहा है कि फिगर आल्सो प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर केसेस वेयर स्टैंडर्ड मेजरमेंट आरंट पॉसिबल, जैसे सरोगेट, इफ़ हाइट कैन नॉट बी मेजर्ड तो नी हाइट भी आप यूज़ कर सकते हो टू एस्टिमेटेड। इफ़ नो मेजरमेंट कैन बी टेकन एट ऑल, क्लिनिशियन लुक एट द रेड फ्लैग साइन लाइक जैसे लूज फिटिंग है, क्लोथ्स, ज्वेलरी, हिस्ट्री ऑफ डिक्रीज फूड इनटेक, ओवरऑल थिन क्लिनिकल अपीयरेंस, ठीक है। और ये एक मस्ट टूल है, यानी यूनिवर्सल है ये, कि हॉस्पिटल, घरों पे भी, हर जगह पे यूज़ हो सकता है, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन को जल्दी कैच करने के लिए। कंटिन्यू करते हैं आगे। अब अगला टॉपिक आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। फ्लूइड, देखिए ये जो ट्रांजिशन होती है फूड टू वाटर बैलेंस की तरफ आ गई। अब देखिए डेली हमारा फ्लूइड बैलेंस, बॉडी हमारी गेन करती है वाटर, जैसे हम पानी पीते हैं, खाते हैं, मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन होती है, जैसे केमिकल रिएक्शन हमारे जो सेल्स में हो रहे हैं उनका बाय प्रोडक्ट भी वाटर बनता है, तो ये डेली फ्लूइड जो है हमारी बॉडी गेन कर रही है। इनसेंसिबल लॉसेस जो हमें नज़र नहीं आते, जैसे मॉइस्चर हमारी स्किन के ज़रिए लॉस हो रहा है, ब्रीदिंग के ज़रिए, और ये और ज़्यादा बढ़ जाता है जब बुखार हो, स्पेशली पायरेक्सिया या गर्म वेदर हो, हॉट एनवायरनमेंट में।
फिर दूसरे पैथोलॉजिकली इनसेंसिबल थे। अब पैथोलॉजिकल लॉस में अगर डायरिया हो गया, स्टोमा जो होता है ना सर्जिकल ओपनिंग, उसमें भी डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। फिस्टुला है अगर एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन, तो उसमें पेशेंट वैसे अमाउंट ऑफ फ्लूइड जल्दी लॉस करता है, ठीक है। बी टेबल जो है 25.1, इसमें एस्टिमेटेड डेली फ्लूइड बैलेंस दिखाया गया है। इसने दिखाया कि किस तरह से 70 kg का एडल्ट स्टेज इवन बाय बैलेंसिंग 2.5 लीटर ऑफ इनटेक अगेंस्ट 2.5 लीटर ऑफ आउटपुट। यानी देखिए सोर्स ऑफ इनटेक इसका बेवरेजेस हैं, उसमें इसने 1.2 लीटर लिया, ठीक है। वाटर फ्रॉम द फूड 1.0 उसने लिया। मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन में उसका 0.3 लीटर लिया हुआ है, तो टोटल उसके 2.5 लीटर हो गए उसके इनटेक है। लेकिन उसका आउटपुट किस फॉर्म में हो रहा है, यूरिन में 1.5 लीटर जा रहा है उसका रोज़ाना की बेसिस पे। इनसेंसिबल में स्किन और लंग से ब्रीदिंग वगैरह से 0.9 लीटर जा रहा है, फीसिस में 0.1, तो ये टोटल 2.5 ही आउट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम भूल गए, MAMC इज़ इक्वल टू मोआक मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है -3.14 मल्टीप्लाई बाय ट्राइसेप स्किन फोल्ड थिकनेस, ठीक है। यानी ये हमें हेल्प करता है कि हम एनर्जी और प्रोटीन स्टोर्स कैलकुलेट करें, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। ये बस एक फॉर्मूला है। अच्छा, उसके बाद इसने बताया यहाँ पे कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेंटेनेंस फ्लूइड शुड aim to restore the fluid losses and provide sufficient water and electrolyte to maintain the intracellular and extracellular fluid compartment and enable kidney to excrete the waste products, ठीक है। तो हमारा यानी गोल यही होता है मेंटेनेंस फ्लूइड का, कि बॉडी अपनी बेसलाइन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को सपोर्ट करे। तो उसमें आपने जो वाटर लॉस, जो स्वेट, रेस्पिरेशन, यूरिन के जरिए उसको रिस्टोर करना है, सफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट देने ताकि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट जो है वो स्टेबल रहें, और रीनल फंक्शन किडनीज़ का एक्सक्रीट करे वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को सही तरीके से, इतना फ्लूइड देना है एटलीस्ट, ठीक है। तो डेली वाटर रिक्वायरमेंट हेल्दी 70 kg एडल्ट की जो है वो है कितनी, 2.2 लीटर पर डे अप्रोक्सीमेटली होती है। तो वेट बेस्ड कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, 30 ml पर kg पर डे रफली, ठीक है, वज़न के हिसाब से अगर आप करें तो। टू बी एक्यूरेट द क्लिनिशियन मस्ट मॉनिटर द इनटेक एंड आउटपुट अलॉन्ग साइड द पेशेंट्स बॉडी वेट डेली। अब इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट को देखें, सोडियम 0.9 to 1.2 मिलीमोल पर kg पर डे चाहिए, लेकिन पोटेशियम 1 मिलीमोल पर kg पर डे, कैल्शियम 5 मिलीमीटर पर डे एंड मैग्नीशियम इज़ 1 मिलीमीटर पर डे, ठीक है। रूट्स पे आ जाए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसने समझाया है कि सिंपलेस्ट और सेफेस्ट रूट पॉसिबल, सबसे पहले ओरल प्रेफर्ड जो मेथड होता है वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ORS। दूसरा एंट्रल रूट में अगर स्वालो नहीं कर पा रहा है, इम्पेयर है, तो आप फ्लूइड उसको NG के जरिए, नेजोगेस्ट्रिक या नेजोजेजिनल ट्यूब के जरिए दोगे, प्रोवाइडेड द इंटेस्टाइन आर स्टिल एब्जॉर्बिंग प्रॉपरली। फिर IV आता है, जब GI ट्रैक अगर इम्पेयर हो या जब फ्लूइड लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हों, टू लार्ज रैपिड टू बी रिप्लेस्ड बाय ओरली, ओरल नहीं हो सकता है, जल्दी नहीं हो सकते, इतना जल्दी लॉस हो रहा है कि रिप्लेस जल्दी नहीं हो सकता, तो उस केस में फिर आप IV में दोगे, ठीक है। अब IV फ्लूइड की टाइप्स होती हैं। IV फ्लूइड में देखिए, IV फ्लूइड रिप्लेसमेंट नेसेसरी है। क्लिनिशियन चूज बिटवीन द टू मेन कैटेगरीज ऑफ सॉल्यूशन, एक होते हैं क्रिस्टलॉइड, दूसरे कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड ना एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं मिनरल साल्ट्स के, क्रिस्टलॉइड है ना ये मिनरल साल्ट्स या अदर वाटर सॉल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो अगर आप 25.2 फिगर भी देखो तो उसमें उसकी कंपोजिशन गिवन है कंपेयर टू द ह्यूमन प्लाज्मा। यहाँ पर देखिए ये 25.2 है, और यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हो प्लाज्मा के साथ ह्यूमन प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, उनको 3 कॉमन IV फ्लूइड के साथ इसने कंपेयर किया है कि सिंगल फ्लूइड नहीं है। सिंगल फ्लूइड इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर ह्यूमन ब्लड, यानी कोई भी ऐसा सिंगल फ्लूइड नहीं है जो ह्यूमन ब्लड के लिए परफेक्ट मैच हो। तो अगर आप सोडियम देखो हमारे ब्लड में 135 to 145 होता है, लेकिन अगर आप 0.9% स्लाइन लगा रहे हो पेशेंट को IV में, तो उसमें हाई सोडियम है 154। हार्टमैन सॉल्यूशन में उसमें भी हाई है, उसमें फिर भी सही है 131 है, और 5% एक्स्ट्रोस में तो होता ही नहीं, सोडियम 0 है, ठीक है। फिर अगर आप क्लोराइड कंपेयर करो, हमारे ब्लड में नॉर्मली क्लोराइड 95 to 105 मिलीमोल है, नॉर्मल स्लाइन में वो भी ज़्यादा है 154, बाकी में फिर भी सही है। पोटेशियम को कंपेयर करें 3.5 to 5.3 चाहिए, नॉर्मल स्लाइन में 0 है, हार्टमैन में 5, डेक्स्ट्रोस में भी 0। लैक्टेड हमें 0.5 to 1 चाहिए, लेकिन ये हार्टमैन में लैक्टेड बहुत ज़्यादा है, अब हार्टमैन में लैक्टेड ज़्यादा होता है 29, ठीक है, उनमें 0 है। pH अगर कंपेयर करते हैं हमारी ब्लड की 7.35 to 4.5 होती है, लेकिन नॉर्मल स्लाइन एसिडिक होता है ऑब्वियसली 4.5 to 7.0, हार्टमैन 5 to 7 है, डेक्स्ट्रोस 3.5 to 5.5। ऑस्मोलैलिटी को कंपेयर करें 275 to 295 हमें ब्लड की है, नॉर्मल स्लाइन की 308,
हार्टमैन की 273, डेक्सट्रोस की 278, ठीक है। तो यानी नॉर्मल सलाइन में क्लोराइड भी ज़्यादा है, तो उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है ना, अगर लार्ज अमाउंट में हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। लेकिन अगर हार्टमैन सॉल्यूशन की बात करें तो ये ज़्यादा फिजियोलॉजिकल कंसीडर होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोलाइट लेवल और पीएच जो है हमारे ब्लड से ज़्यादा करीब है। लेकिन इसमें लैक्टेट है जो कि लिवर कन्वर्ट करता है टू बाइकार्बोनेट टू हेल्प बफर एसिड, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज एसेंशियली शुगर वाटर होता है जो हमें से कुछ कैलोरीज देगा, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। तो ये प्राइमरीली हम हाइड्रेशन के लिए यूज़ करते हैं 5% डेक्सट्रोज, रादर देन रिप्लेस द लॉस्ट ब्लड या साल्ट, उसके लिए नहीं, हाइड्रेशन के लिए। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टलॉइड्स। एक होते हैं क्रिस्टलॉइड, दूसरे होते हैं कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स जो है वो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होते हैं। कोलॉइड्स कंटेन द लार्जर मॉलिक्यूल जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि ये ब्लड वेसल्स में काफ़ी टाइम तक रहेगा कोलॉइड, क्योंकि हमारी वेसल्स भी तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इसमें एग्जांपल है जैसे जेलोफिसिन या वॉलप्लेक्स, इसमें बताई हैं कोलॉइड की एग्जांपल है, जिसमें 4% वेट बाय वॉल्यूम सक्सिनाइलेटेड जेलेटिन होता है। वॉल्यूविन में हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च है, और एक और एल्ब्यूमिन भी आता है। एल्ब्यूमिन खुद भी एक कोलॉइड है, ठीक है, वॉल्यूमिन और एल्ब्यूमिन। इनका फंक्शन क्या है फिर? अब ये ना हम फ्लूइड रिससिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा, स्लो होता है टू डिफ्यूज़ टू एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस। तो ये फ्लूइड रिससिटेशन में ज़्यादा हेल्पफुल है, वेसल में ही रहेगा ना, तो जो ब्लड लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करेगा। और इसने बताया कि ये लेकिन कोलॉइड जो है ना रीनल फेलियर करवा सकते हैं, कोगुलोपैथी करवा सकते हैं। देयर इज़ अ ऑनगोइंग मेडिकल डिबेट रिगार्डिंग वेदर द क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड आर सुपीरियर फॉर द रिससिटेशन, ठीक है, आज तक इसमें बहस है। एल्ब्यूमिन solution have also been used in the past for the fluid resuscitation, लेकिन however increasing evidence show कि कोई फ़ायदा नहीं है for the use of albumin outside the certain specific indication like replacement of ascitic fluid loss। जैसे ascitic टैप किया जाता है ना CLD के पेशेंट, ascites DCLD में, तो वो अगर हमने निकाला तो अब जल्दी से ना फ्लूइड शिफ्ट हो सकती है। इतना सारा मैसिव ascites का फ्लूइड हमने टैप करके निकाला पैरासिंथेसिस की, तो जल्दी से फ्लूइड शिफ्ट होकर दोबारा से ascites हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम कोलॉइड देते हैं, एल्ब्यूमिन देते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ होता है, या in the context of liver insufficiency. It is important to remember that if the fluid loss is related to the hemorrhage, then the best form of fluid replacement is blood. Hemorrhage हुआ है तो hemorrhage में blood ही लगेगा। उसके बाद इसने समझाया है कि it should be noted in the table 25.2 के 25.2 में जो है इसने समझाया है none of the different IV fluid replacement solution have electrolyte level that completely mirror the plasma level। बिल्कुल प्लाज्मा जैसा कोई भी हमारे पास फ्लूइड नहीं है, and thus there is no single ideal fluid replacement therapy। Specific choice of fluid replacement should take into account the nature of fluid loss, जो जिस तरह का fluid loss हुआ है, हाइड्रेशन के लिए चाहिए या जो, उस हिसाब से आप जो है ना वो वाला फ्लूइड दोगे, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट नेसेसरी इन अ स्पेसिफिक पेशेंट। और वो असेसमेंट किस तरह होगी? सच एन असेसमेंट वुड इंक्लूड द मेजरमेंट ऑफ अ पल्स, पेशेंट का आपने पल्स चेक करना है, उसकी ब्लड प्रेशर देखना है, ठीक है, एंड इफ़ अवेलेबल द सेंट्रल वीनस प्रेशर एज एन एस्टिमेट ऑफ इंट्रावास्कुलर फ्लूइड डिप्लीशन। पल्स, ब्लड प्रेशर इफ़ अवेलेबल, सेंट्रल वेनस प्रेशर, एस्टिमेट ऑफ इंट्रावास्कुलर फ्लूइड डिप्लीशन। दूसरा, एक्यूरेट इनटेक और आउटपुट चार्ट करोगे, especially in the inpatient and in the acute care setting, taking into account the urine output as well as जो loss drain में हो रहा है फिस्टुला के फॉर्म में, NG2, फीकल लॉस, ये सारे इनटेक आउटपुट भी देखने हैं, ठीक है, वाइटल्स वगैरह देखिए, इनटेक आउटपुट और मेजरमेंट ऑफ द सीरम इलेक्ट्रोलाइट और हेमाटोक्रिट लेवल्स आपने करवा लेने हैं उसके। चॉइस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट विल आल्सो बी गाइडेड बाय द टाइम of GI fluid loss as a composition of GI secretion varies with the anatomical location। यहाँ पे जो 25.3 टेबल है इसमें इसने समझाया है कंपोजिशन ऑफ द GI secretion, ठीक है, यानी कि इसने बोला है कि जब पेशेंट फ्लूइड लॉस करता है वॉमिटिंग या डायरिया की फॉर्म में, सर्जिकल ड्रेन या फिर है, तो वो सिर्फ पानी लूज़ नहीं कर रहा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज़ हो रहे हैं ना, तो डिपेंड करता है कि फ्लूइड कहाँ से लॉस हो रहा है। अगर देखें स्लाइवा या स्टमक, अब उसमें हाई पोटेशियम होता है और क्लोराइड, तो स्टमक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो अगर उसको लूज़ किया तो उससे पीछे एल्कलोसिस हो सकती है। इसी तरह अगर पेनक्रियाज या बाइल लॉस हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं द बाइकार्बोनेट। स्टमक, ठीक है, बाइकार्बोनेट में ज़्यादा होता है, अप टू 115 मिलीमोल पर लीटर। तो अगर ये फ्लूइड लॉस हो गया तो ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह अगर स्मॉल इंटेस्टाइन डोडेनम इलियम है तो उनमें सोडियम लेवल 140 मिलीमोल होता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द प्लाज्मा, मीनिंग कि हैवी डायरिया से सोडियम बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो सकता है। ठीक हो गया, ये बात इसने समझाई है। उसके बाद आ जाए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पे।
अगला टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। देखिए, जब पेशेंट खा नहीं सकता ना नॉर्मली, तो उसको एंट्रल यानी ट्यूब फीडिंग इनटू द गट या फिर पार एंट्रल यानी आईवी फीडिंग की ज़रूरत होती है जब वो खा नहीं सकता। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट देखिए, रिजीम में बैलेंस में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो हमारे कार्ब, फैट, प्रोटीन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन, मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट। रिक्वायरमेंट कैलकुलेट हम करते हैं पेशेंट के वेट, उसकी डेली एनर्जी नीड और उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें डेंजर ऑफ ओवर फीडिंग भी इसने समझाया है, जो कि मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है। इट इज़ बेटर टू बिल्ड अप न्यूट्रिशन ग्रेजुअली। तो री फीडिंग सिंड्रोम से बचाने के लिए हम ग्रेजुअली देते हैं। डॉक्टर मस्ट ट्रैक द पेशेंट बायोकेमिस्ट्री डेली टू एडजस्ट द रेसिपी ऑफ द न्यूट्रिशनल मिक्स। ठीक है, रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करते रहना है। अब यहाँ पे इसने इसका 25.4 में मॉनिटरिंग स्केड्यूल दिखाया है, रिकमेंडेड स्केड्यूल फॉर मॉनिटरिंग द फीडिंग रिजीम। ठीक है, ताकि इंश्योर करें कि पेशेंट न्यूट्रिशन को बर्दाश्त कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है, और रीफीडिंग सिंड्रोम से बचाने के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरी है। तो उसमें डेली मॉनिटरिंग में आपने उसके वाइटल्स देखने, पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, फिर आप उसका फिजिकल में बॉडी वेट और फ्लूइड बैलेंस ट्रैक करोगे कि कितना अंदर जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है यूरिन या ड्रेन के फॉर्म में। तो ये देखा। और ब्लड वर्कअप में सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रिएटिनिन और ब्लड ग्लूकोज करवाने। ठीक है, तो ये है कि याद रखें कि डेली मॉनिटरिंग में आपने ये सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, उसकी पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, बॉडी वेट, फ्लूइड बैलेंस, क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड, प्लाज्मा लेवल। आप ये टेस्ट जो भेजोगे डेली कुड बी कन्वर्टेड टू वीकली वंस अ पेशेंट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन अ स्टेबल फीडिंग रेंज। स्टेबल पे आ जाएगा ना, फिर आप इनको भी वीकली कर सकते हो, वरना पहले आप डेली करोगे। सोडियम लेवल भेजोगे, पोटेशियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, ब्लड ग्लूकोज, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, इफेक्ट द रिस्क ऑफ रीफीडिंग, LFT एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। फिर वीकली टू फोर्टनाइटली यानी 2-2 हफ्तों पे आप उसका फुल ब्लड काउंट अनीमिया इन्फेक्शन के लिए करवाओगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेवल, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, विटामिन लाइक B1 एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, B12। प्रोटीन्स करवाओगे, एल्ब्यूमिन के लेवल चेक करोगे कि वो प्रोटीन बना रही है या नहीं। फिर 3 to 6 मंथ पे आपने जो उसकी करवानी है वो फेरेटिन लेवल है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज मार्कर लाइक फेरेटिन आयरन के लिए और सेलेनियम एंड विटामिन D। ठीक, दैट्स इट। अब आ जाए मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में इसने समझाया है कि व्हेन अ पेशेंट इज़ अनवेल या रिकवरिंग फ्रॉम अ सर्जरी, तो उनकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी डिमांड करती है। तो यहाँ पर इसने 4 मेन कैटेगरीज में इसको ब्रेक डाउन किया है। देखिए, सबसे पहले टोटल एनर्जी इनटेक। याद रखें कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितनी कैलोरीज पेशेंट को चाहिए। तो हमने सबसे पहले पेशेंट का बेसल मेटाबॉलिक। अच्छा, तुम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। तो जब पेशेंट अनवेल होता है या किसी सर्जरी से रिकवर कर रहा है, तो उसकी एनर्जी डिमांड जो है वो चेंज होती है बॉडी की। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले आपने करना होता है टोटल एनर्जी इनटेक, यानी डिटरमाइन करना है कि कितनी कैलोरीज पेशेंट को नीडेड है। तो सबसे पहले उसके लिए आपने बेसल मेटाबॉलिक रेट उसका कैलकुलेट करना है, BMR, यानी एनर्जी जो वो ज़िंदा रहने के लिए और उसके लिए रेस्पिरेशन वगैरह के लिए यूज़ हो रही है। तो हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द BMR बेस्ड ऑन द जेंडर, हाइट एंड एज। तो मैन के लिए BMR इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय वेट उसका kg में, प्लस करेंगे उसमें 6.25 हाइट इन सेंटीमीटर, -5 मल्टीप्लाई बाय एज इन ईयर्स एंड +5। ये मैन का है। ठीक है, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। और BMR अगर वुमेन का बेसल मेटाबॉलिक रेट आपने निकालना है, तो उसके 10 मल्टीप्लाई करना है वेट इन kg प्लस वही 6.25 हाइट इन सेंटीमीटर -5 इंटू एज इन ईयर्स को। लेकिन यहाँ पे जो है ना, माइनस करना है 161, वहाँ +5 था। तो ये BMR निकालने का। अब यहाँ पे इल फैक्टर पेशेंट जो अक्यूट या क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो वो ऑफन हाइपर मेटाबॉलिक होते हैं, यानी वो ज़्यादा बर्न कर रहे होते हैं एनर्जी को फास्टर, बट यूजुअली नॉट मोर देन 120% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू। प्रैक्टिकल रूल ये है कि जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, तो उनमें आपने टारगेट ऑफ 20 to 30 किलो कैलोरी पर kg आइडियल बॉडी वेट रखना होता है पर डे। रीफीडिंग सिंड्रोम में वार्निंग है कि अगर पेशेंट सिवियरली मैलनरिश्ड है, तो आप फुल कैलोरीज अगर स्टार्ट करोगे तो वो डेंजरस हो सकता है। तो डॉक्टर पहले 50% ऑफ द टारगेट देंगे फॉर द फर्स्ट 48 आवर, ताकि उनको मेटाबॉलिक कोलैप्स ना हो। ठीक है, यही बात इसने यहाँ पे समझाई है। अब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का इसने समझाया है कि एनर्जी कैलकुलेटेड अबव इज स्प्लिट इनटू द 3 स्पेसिफिक मैक्रोज। कार्बोहाइड्रेट हमें पता है कि मेन जो फ्यूल होता है ब्रेन और ब्लड सेल्स के लिए, ये 45 to 65% ऑफ द टोटल कैलोरी होना चाहिए। टोटल जो कैलोरी खानी है ना 100 में से 100 का 45 to 65% उसकी डाइट में कार्ब्स होने चाहिए। फिर उसमें जो प्रोटीन है जो मसल वेस्टिंग से बचाएगा, नाइट्रोजन लॉस, वो आपने बढ़ाना है 0.15 ग्राम पर kg टू 0.25 ग्राम पर kg ऑफ नाइट्रोजन, यानी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1.5 ग्राम तक करना है प्रोटीन डेली।
फ़ैट जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड जैसे लेनोलाइक या लेनोलेनिक एसिड, ये इमल्जेंस हम यूज़ करते हैं द आईवी फीडिंग या पैरेंटल में, ताकि वो एनर्जी दे विदाउट कॉजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ओवरलोड। ठीक है, आगे फिर इसने विटामिन और मिनरल्स का भी समझाया है। इसने कहा है कि रिकवरी इज़न्ट जस्ट अबाउट द कैलोरीज, इट इज़ अबाउट द माइक्रो कंपोनेंट। यानी विटामिन सी कोलेजन और वोन हीलिंग के लिए ज़रूरी है, तो 60 to 80 मिलीग्राम पर डे बढ़ाना है सर्जरी के बाद विटामिन सी, 60 to 80 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B12 ये भी क्रिटिकल है फॉर द पेशेंट हु हैव हैड गैस्ट्रिक सर्जरी। विटामिन A D E के जो फैट सोल्यूबल हैं ये क्योंकि ऑफन लॉस हो जाते हैं इफ़ देयर इज़ अ ब्लॉकेज इन द बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट। और ट्रेस एलिमेंट्स में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ये भी मेटाबॉलिज्म के लिए वाइटल है, लेकिन ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में डिक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए इफेक्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइनल रिसेक्शन ऑन द फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। इस सेक्शन में से समझाया है कि क्या होता है जब पीस ऑफ इंटेस्टाइन आपने सर्जिकली रिमूव की। तो उसमें सबसे पहले इसने अडाप्टेशन के बारे में बताया है कि हमारी इंटेस्टाइन जो ना बहुत ज़्यादा रिमार्केबली फ्लेक्सिबल है, यानी अगर आप एक हिस्सा इंटेस्टाइन का एक पीस रिमूव करते हो तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, ट्राइज टू कंपनसेट। तो कैसे कंपनसेट, वो सरफेस एरिया बढ़ा देगा और उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर सपोज़ यानी जो हिस्सा रिमूव हुआ है, अगर प्रॉक्सिमल जेजनम, डोडनम जेजनम फिर इलियम होता है ना, अगर ऊपर वाला प्रॉक्सिमल जेजनम जो है अपर पार्ट रिमूव हुआ है तो नीचे वाला लोअर जो इलियम है ना वो उसका काम करेगा। अब ये पेशेंट, इनको लॉन्ग टर्म सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो वाला काम कर रहा है। लेकिन अगर इलियम यानी लोअर पार्ट रिमूव कर लिया तो वो मच सीरियस कंडीशन होगी। इलियम की एक्सक्लूसिव जॉब्स होती हैं, जैसे इलियम ही है हमारा जो हमारा बाइल साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करता है। अगर आप 100 सेंटीमीटर इलियम लूज़ करोगे तो बाइल साल्ट रिसाइकिल नहीं होंगे तो स्टीटोरिया हो जाएगा। इसी तरह विटामिन B12 भी इसी टर्मिनल इलियम में अब्जॉर्ब होता है, वो नहीं हो पाएगा। फ्लूइड का बैलेंस, लार्ज रिसेक्शन में पेशेंट को रिक्वायर द पेशेंट टू रिसीव पैरेंटल न्यूट्रिशन, IV फीडिंग, क्योंकि बॉडी जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती थ्रू दिस शॉर्ट बाउल। ठीक है, तो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम तब होगा व्हेन देयर इजंट इनफ फंक्शनल इंटेस्टाइनल लेंथ लेफ्ट टू मेंटेन द पेशेंट्स फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट बैलेंस विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन। तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, कि वो इतनी इंटेस्टाइन नहीं है कि उसका काम करे और बैलेंस में रखे चीज़ों को। ठीक है ना, तो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम तब होगा जब सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिमूव्ड, या फिर वो ज़्यादा आपने स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल दिए या फिर जो है वो नॉन फंक्शनल हो गई है, तो उसको तब शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो जाएगा। तो इट डिफाइंड एज अ डेंजर जोन हैविंग लेस देन 200 सेंटीमीटर ऑफ फंक्शनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी 200 सेंटीमीटर से कम अगर है, नॉर्मल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 400, अगर वो 200 से कम है, फंक्शनिंग वाली 200 से कम है, तो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए एडेप्टेशन स्टेजेस ऑफ रिकवरी। कह रहा है कि अक्यूट स्टेज होता है फर्स्ट फ्यू वीक्स में, उसमें क्या होता है कि मैसिव फ्लूइड लॉस होगा। पहले शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है ना, तो पहले मैसिव फ्लूइड लॉस, डायरिया होंगे, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, स्टमक यानी एसिड को बहुत ज़्यादा सिक्रीट करेगा। फिर 1 से 2 ये कुछ वीक्स में हुआ है, ये फर्स्ट फ्यू वीक्स में अक्यूट स्टेज। अब 1 से 2 साल में एडेप्टेशन स्टेज आएगा, उसमें जो रिमेनिंग बच गई है ना बावल, वो फिजिकली चेंज होगी टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया टू अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। फिर लॉन्ग टर्म में अगर बावल अडाप्ट नहीं करती इनफ बाय द 3 ईयर मार्क, पेशेंट में रिमेन डिपेंडेंट ऑन द पैरेंटल न्यूट्रिशन फॉर लाइफ। ठीक है, अब वो पैरेंटल न्यूट्रिशन पर आ जाएगा। अगर उसकी 3 ईयर तक अडाप्ट नहीं हुई तो पूरी ज़िंदगी फिर TPN पे रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद है आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, उसने यहाँ पे सारी समझाई है। यहाँ पर इसे समझाया है कि आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिस इज़ ट्रिगर्ड व्हेन अ पेशेंट हैज़ हैड इनएडिक्वेट इंटेक, उससे सही से उसका इंटेक नहीं है, खाना पीना वगैरह 5 दिन या उससे ज़्यादा, और अर्लियर इफ़ दे आर ऑलरेडी मेल नरिश, यानी अगर मेल नरिश है तो उससे भी अर्लियर अगर उसका एडिक्वेट इंटेक नहीं है तो फिर आपने उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी होगी। इट इज़ स्पेशली वाइटल फॉर द पेशेंट जिनकी मेजर सर्जरीज होनी है, जैसे ईसोफेजियल या पेनक्रियाटिक रिसेक्शन अगर होना है, वेयर ईटिंग विल बी फिजिकली डिफ़िकल्ट आफ्टरवर्ड। ठीक है, तो उसमें एंट्रल न्यूट्रिशन इज़ अ प्रेफर्ड रूट, याद रखिए। देखिए, एंट्रल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि हम फीडिंग करें विया द GIT। ये क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि ये गट के बैरियर को प्रिजर्व रखता है, इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, प्रिवेंट द गट फ्रॉम वेस्टिंग अवे, एट्रोफी नहीं होगी, और इसमें इन्फेक्शन रेट भी लो होता है देन द IV फीडिंग मेथड। इसमें ओरल सप्लीमेंट है, NG के ज़रिए, नोज टू स्टमक, गैस्ट्रोस्टमी, यानी सारी तस्वीरें भी बनी हुई हैं, ओरल है, या नेज़ोगैस्ट्रिक के ज़रिए भी एंट्रल होती है, नाक से जा रही है ट्यूब स्टमक में।
गेस्ट्रोस्टमी डायरेक्टली स्टमक में ट्यूब जा रही है, जेजुनोस्टमी डायरेक्टली जेजुनम में ट्यूब। तो इसमें स्टैंडर्ड फीड 1 to 2 किलो कैलोरीज पर ml प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब इस फिगर में यही है, ओरल होल फूड नेचुरल होता है, मुंह से खा सकता है। नेजोगेस्ट्रिक जेजुनल में ट्यूब अपने नाक या स्मॉल बाउल में डाली है। गेस्ट्रोस्टमी में आपने ट्यूब जो है सर्जिकली एंडोस्कोपिकली एब्डोमिनल वाल में डाली, इसको जी ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और जेजुनोस्टमी ट्यूब जो है वो जेजुनम में मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन पीपीएन या टीपीएन जो है ये पारेंट्रल या पार्शल पीपीएन है, और टीपीएन टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ये पेरिफेरल वेन में होता है, ये सेंट्रल वेन में होता है। देन लास्ट में आता है ओरल सप्लीमेंट्स, जो उसने समझाया है। ओरल सप्लीमेंट आर हाई कैलोरी मिल्क शेक स्टाइल ड्रिंक्स, जैसे इंश्योर हो गया, 40 सिप, ये टिपिकली 200 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं एंड 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर 200 ml कार्टन। प्रोएक्टिव न्यूट्रिशन, इसने कहा है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ पेशेंट टू स्टार्व पोस्ट सर्जरी, डॉक्टर शुड प्लेस द फीडिंग ट्यूब लाइक जेजुनोस्टमी ड्यूरिंग द ऑपरेशन टू फैसिलिटेट द इमीडिएट न्यूट्रिएंट डिलीवरीज। अच्छा, आगे इसने समझाया ट्यूब फीडिंग के बारे में। इसने कहा है कि ट्यूब फीडिंग इंडिकेटेड है पेशेंट्स के लिए जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन ओरल इनटेक अलोन के ज़रिए नहीं कर पा रहे, ओरल से नहीं हो रहा, जो काम चल रहा है, तो फिर हम ट्यूब फीडिंग करते हैं। इसमें आपने ना लिक्विड न्यूट्रिशन डायरेक्टली जीआई में डाल रहे हो, तो उसमें जो डिलीवरी रूट है वो प्री पाइलोरिक होता है, दूसरा पोस्ट पाइलोरिक। प्री पाइलोरिक यानी स्टमक के अंदर आपने कन्वेंशनल एनजी यानी राइल्स ट्यूब के ज़रिए करते हो, फाइन बोर फीडिंग ट्यूब जो होती है, या फिर आप गैस्ट्रोस्टमी के ज़रिए भी डायरेक्टली स्टमक में डाल सकते हो, तो प्री पाइलोरिक। पोस्ट पाइलोरिक होता है स्टमक के बाद, तो उसमें एनजी ट्यूब या सर्जिकल एंडोस्कोपिक फीडिंग जेजुनोस्टमी यूज़ करोगे, नेजो जेजुनल ट्यूब या सर्जिकल एंडोस्कोपिक फीडिंग जेजुनोस्टमी। तो ये प्रेफर्ड होता है अगर पेशेंट की गैस्ट्रिक एम्पटिंग, उसको डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, तो उसमें फिर आप ये नेजो जेजुनल ट्यूब या जेजुनोस्टमी करते हो। फिर इसने समझाइए प्लानिंग और मैनेजमेंट के डाइटिशियन इन्वायरमेंट, यानी ट्रेन डाइटिशियन शुड कैलकुलेट द न्यूट्रिशन एंड कैलोरिक रिक्वायरमेंट। रीफीडिंग सिंड्रोम से बचाने के लिए मैलनरिश पेशेंट को आपने फीडिंग रेट ग्रेजुअली बढ़ाना होता है, सडनली नहीं करना होता। आप 10 to 20 ml पर आवर इन्फ्यूजन रेट रखते हो, फिर उसको बढ़ाते हो 75 ml पर आवर इफ़ टॉलरेटेड, ठीक है, इंक्रीज़ करते हो। और एस्पायरेशन के लिए आपने चेक करना है कि विथड्राइंग द फ्लूइड फ्रॉम द ट्यूब, ताकि नमूनिया के रिस्क को रिड्यूस करें। अगर इस एस्पायरेट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो फीडिंग आपने बंद कर देनी है। ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि रेगुलर फ्लशिंग करनी होती है आपने वाटर के साथ, जिसमें आप स्पेसिफिक एजेंट जैसे काइमोट्रिप्सिन जो है वो ट्यूब को अनब्लॉक कर सकता है। मेंटेनेंस के लिए पीवीसी ट्यूब जो है वो ब्रिटल हो जाती हैं और उनको आपने हर 2 हफ्तों बाद चेंज करना होता है। फाइन बोर ट्यूब 8 या 12 इंच की बेटर टॉलरेट होती हैं और उसमें राइनाइटिस या ईसोफेजल इरोजन्स का रिस्क कम होता है, ठीक है। तो ये हो गई ट्यूब्स, ठीक है। तो पीवीसी वाली तो हर 2 हफ्ते बाद चेंज करनी होती है, बाकी फाइन बोर वाली कह रहा है ट्यूब से ज़्यादा अच्छी टॉलरेट होती है, राइनाइटिस और इरोजन्स का रिस्क कम होता है। अब उसके बाद इसने ना नंबर 2 टेक्निक समझाई है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्यूब फीडिंग, कि याद रखिए कि ये एनजी ट्यूब इंसर्शन यूजुअली आप वार्ड सेटिंग में करते हो, उसमें सबसे पहले पोजीशनिंग होती है। पेशेंट को आपने ना सेमी रिकमेंड पोजीशन में रखना होता है और उसका डिस्टेंस जो ज़ीफी स्टर्नम से लेके टिप ऑफ द नोज़ तक आपने मेजर करना होता है, ताकि आप इंसर्शन लेंथ डिटरमाइन करो। फिर आप ट्यूब जो है नोस्ट्रल से इंसर्ट करोगे और उसको 10 सेंटीमीटर पॉइंट तक एडवांस करोगे। पेशेंट को आस्क करना है कि आप स्वालो करते जाएँ रिपीटेडली वाइल द ट्यूब इज़ एडवांस टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है। और वेरिफिकेशन कैसे करोगे, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है। फीडिंग से पहले आपने उसकी पोजीशन लाजमी कंफर्म करनी है, उसके लिए आप पीएच टेस्ट भी करते हो, दूसरा एक्सरे होता है। पीएच टेस्ट में आपने ना एस्पायरेट करना है विद पीएच अगर 5 से कम है तो ये सेफ़ है, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में चली गई है। लेकिन एक्सरे के ज़रिए भी आप कंफर्म कर सकते हो कि टिप उसकी बिलो द डायफ्राम है एंड अवे फ्रॉम द ब्रोंकियल बाइफर्केशन, तो मतलब लंग्स में नहीं गई, ब्रोंकियल बाइफर्केशन से अवे हो, डायफ्राम से नीचे है, तो मतलब वो स्टमक में ही गई है, सही जगह पर गई है। दूसरी ये हो गई पूरी कंप्लीट जो नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब इंसर्शन। दूसरा होता है नेजोजेजुनल ट्यूब इंसर्शन। अब ये जो होती है पेशेंट जो गैस्ट्रिक फीडिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या जिनको गैस्ट्रोस्टमी नहीं है, तो उनके लिए आप अनलाइक द एनजी ट्यूब इसमें एंडोस्कोपिक या रेडियोलॉजिकल फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस चाहिए होती है इसको रखने के लिए। तो इसमें भी एब्डोमिनल रेडियोग्राफ करके कंफर्म करते हैं कि कहीं ये माइग्रेट तो नहीं होगी स्टमक में, ठीक है। फिर आता है गैस्ट्रोस्टमी। गैस्ट्रोस्टमी जो है लॉन्ग टर्म फीडिंग के लिए रिजर्व किया गया है ड्यू टू द लाइफस्टाइल एंड फिजिकल इम्प्लीकेशन। तो उसमें एक पैग है, रिग पैग है, परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी, वो आप एब्डोमेन के ज़रिए इंसर्ट करते हो स्टमक में अंडर द एंडोस्कोपिक विजन। तो उसमें फिर एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ती या लार्ज सर्जिकल इंसिजन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रेडियोलॉजिकली इंसर्टेड गैस्ट्रोस्टमी भी होता है, प्लेस्ड यूजिंग द एक्सरे गाइडेंस। सर्जिकल गैस्ट्रोस्टमी प्लेस्ड ड्यूरिंग एन ऑपरेशन,
ठीक है। अब यहाँ पे ये पिक्चर है 25.4, यहाँ पर इसने ना फाइन बोर फीडिंग ट्यूब दिखाई है विद गाइड वायर, ठीक है, गाइड वायर के साथ। तो ये एक थिन सी फ्लेक्सिबल ट्रांसल्यूसेंट ट्यूब है जो पेशेंट कंफर्ट के लिए डिज़ाइन की गई है ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म यूज़। गाइड वायर जो स्टिफ इंटरनल वायर होती है ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रही होती है ड्यूरिंग द इंसर्शन प्रोसेस, ठीक है। और ये कंफर्म मस्ट बी कंफर्म्ड एज रिमूव्ड आफ्टर द ट्यूब इज़ प्लेस्ड, ताकि इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए। येलो और जो ब्लू प्लास्टिक फिटिंग है ये टॉप डिज़ाइन है टू कनेक्ट द फीडिंग सेट्स और सिरेंजेस फॉर फ्लशिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर भी एक पिक्चर है 25.5 एब्डोमिनल रेडियोग्राफिस्ट ने दिखाया है फॉर कंफर्मिंग द पोजिशनिंग ऑफ द नेजोजेजनल ट्यूब फीडिंग ट्यूब इज़ पास द डोडनोजेजनल फ्लैक्चर, ठीक है। ये पोजीशन कंफर्म कर रहा है कि डोडनोजेजनल फ्लैक्चर जो है जहाँ पे डोडनम जेजनम को मीट कर रहा है वहाँ से पास कर गई हो ट्यूब, ताकि इंश्योर करें कि न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली जो है वो डिलीवर हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड बाईपासिंग द स्टमक को उसने बाईपास कर दिया, ठीक है। दूसरा ये फिगर 25.6, इसमें इसने परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब यानी पैग ट्यूब दिखाई है, ठीक है, एब्डोमेन में। और ये एक प्लास्टिक पीस है जो कि स्किन के बाहर पड़ा हुआ है टू प्रिवेंट द ट्यूब फ्रॉम स्लाइडिंग इनवर्ड, और ट्यूब क्लैंप है